चैप्टर का नाम है न्यूटन्स मोशन। हाँ, लॉज ऑफ मोशन। आप मुझसे पूछ सकते हो सर इस चैप्टर में पिछले चैप्टर में क्या फर्क है? ठीक है, फोर्स का है वो वेलोसिटी का था। हाँ तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो वेलोसिटी बात में यहाँ भी- वेलोसिटी बात में यहाँ भी करेंगे। देखो पहली बात तो पिछला जो चैप्टर था ना वो काइनेमेटिक्स था, अब हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या होता है ना कि वी टॉक अबाउट दी कॉज कॉज एंड इफेक्ट, रीजन के बारे में बात नहीं करते। पिछले चैप्टर में हमने बस बात किया कि किसी बॉडी की वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये सब सारी बातें की हमने, और इस बारे में बात नहीं किया कि ये सब हो करा कौन रहा है। जैसे मैंने बोला कि लेट्स से एक ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी मान लो इधर v1 थी, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ऐसे में अगर मैंने बोला, ठीक है, तो ये इसका मैंने कहीं रीजन नहीं बताया था, मैंने कहीं भी रीजन की बात की नहीं था, कभी नहीं बोला कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन की बात मैंने की नहीं आपसे। लेकिन जो अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम रीजन बताएंगे आपको, ऐसा क्यों होता है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती क्यों है, घटती क्यों है, कौन है जो स्पीड बढ़ाता है स्पीड घटाता है, कौन है जो डायरेक्शन बदलता है, किसी पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में रखता है कि सर्कुलर मोशन रहता है, पार्टिकल कब सर्कुलर में होगा कब स्ट्रेट लाइन में होगा, कैसे डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, इन प्रीवियस सेक्शन और चैप्टर वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ओनली, रीजन के बारे में बात नहीं किया। ठीक है, बट इन एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, we will talk about the effect and cause, both effect and cause, both effect and cause। हाँ, cause दोनों बार बात करेंगे ना कि कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है, तो ये सब हो क्यों रहा है। हम अब ये सब बातें दूसरे चैप्टर में करने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो तो पहली बात तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है। मुझे पता है फोर्स का डेफिनेशन आपसे पता है, आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करना है, इसलिए मैं आपसे डेफिनेशन पूछूंगा। बताओ मुझे क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स इक्वल्स द मास इनटू एक्सेलरेशन। Any push or pull, ऐसा any push or pull which has tendency, which has potential to displace or change the shape of any object, ऐसा पुल या पुश जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे या उस बॉडी की शेप साइज को चेंज कर दे, ठीक है, किसी बॉडी की स्पीड बढ़ा दे या स्पीड घटा दे, उसको बोलते हैं फोर्स। ठीक, जैसे मान लो एक ब्लॉक मेरे पास है, अभी ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, मान लो अभी देखो, जब तक मैं फ्रिक्शन की बात ना करूं, आप ऐसा मानोगे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, जमीन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आगे हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक मैं फ्रिक्शन के बारे में कुछ खुद से आगे बढ़ के बोलूं कि हाँ यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं है, आप मानो ये फ्रिक्शन कहीं नहीं है। ठीक है, ओके, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मैं अगर यहाँ मान लो निचली ये रुकी हुई है, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा एफ, तो ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेस होके तो ये एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, यानी स्पीड आ जाएगी इसके अंदर, ये मूव करने शुरू कर देगी ना। ठीक है, तो चलो ओके, इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है बताओ। व्हाट इफेक्ट फोर्स कैन प्रोड्यूस। मूवमेंट हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। पहला, बॉडी के शेप को बदल सकता है, बॉडी के शेप को बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी की वेलोसिटी को बदल, हाँ, इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, ऑल्सो अगर मान लो कि बॉडी पहले से मूव कर रही है, ठीक है, जैसे ऐसे मूव कर रही है, अगर मैंने इसकी फोर्स लगाया, देखो फोर्स मैं कई डायरेक्शन में लगा सकता हूँ, या तो अलोंग दी मोशन लगाऊं, या अपोजिट टू दी मोशन लगाऊं, या फिर किसी एंगल पे लगाऊं। मान लो परपेंडिकुलर लगा दी मैंने फोर्स ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, तो देखो अब जो एक्सेलरेशन है इस वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस स्पीड को नहीं बढ़ाएगा। फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आता है, ये आपको बेसिक बेसिक बातें पता है, मैं ऐसा मान रहा हूँ।
पता है ना? क्योंकि आपने शुरू में बोला कि सर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब आपको पता है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। तो अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो एक एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन देखो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स इधर है, तो बॉडी को एक एक्सेलरेशन मिलेगा बट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बट इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या होगा, ये बॉडी टर्न कर जाएगी, ऐसे जाते रहेगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाती रहेगी, ऐसे से घूम जाएगी। गॉट इट? बॉडी क्या हुई, टर्न कर गई। यानी एक इफेक्ट ये भी है कि फोर्स बॉडी की डायरेक्शन को, मोशन की डायरेक्शन को भी बदल सकता है। ओके हाँ ओके, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो इसके आगे बहुत इफेक्ट होते हैं, समय से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने प्रकार की फोर्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, देखो फोर्स को डिवाइड करने के कई तरीके हैं, फोर्स को बांटने के कई तरीके हैं, मतलब किस आधार पे किसी चीज का आप बाइफर्केशन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फोर्स को बांटो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वेदर इट इज डिसिपेटिंग एनर्जी और नॉट। तो इस बेस पे फोर्स होंगे आपको कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स, ओके, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले सबसे अच्छा जो कैटेगराइजेशन है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो पहला मैं डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस। ओके, चलो तो ठीक है, पहला जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ बताओ, कुछ नाम सुना है इससे पहले? मैं आपको पहले चारों मोटा मोटा बता दूं पहले। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो दो और भी हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम सुना है पहले आपने कभी इसके पहले? हाँ हम्म? हाँ। बताओ क्या कुछ क्या आइडिया है आपको, जो भी आप सोचते हो बताओ मुझे, गलत सही कुछ भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैग्नेट का फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फोर्स होता है वो। हाँ, आपने कहा कि मैग्नेट का फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ बोला, ठीक है, ठीक है, हम्म कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली फाइन। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल, लास्ट में आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसके अंदर रेंज आती है, ढेर सारे फोर्सेस, ढेर सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर आते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन पढ़ा है, जी एम वन इंटू बाई आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है? हाँ हाँ। ओके, चलो तो मान लो आपने पढ़ा वहां पे कि दो मास, एक m1 मास है, एक m2 मास है, ठीक है। अगर दोनों बोथ आर हेल्ड एट अ सेपरेशन r, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नेचर अट्रैक्टिव होता है, और वो तभी लगता है जब यहाँ पे मास प्रेजेंट हो, मासेस हो। अगर मास नहीं होगा फोर्स नहीं होगा, वो फोर्स। तो इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ। और इसकी वैल्यू होती है आप जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन मास m1 एंड m2, ठीक है। और ये फॉर्मूला, सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए वैलिड है। देखो मैंने सर्कुलर स्फेरिकल शेप में बनाया है, ये पॉइंट है, बस मैंने आपको जूम करके दिखाया है। अल्दो स्फेरिकल शेप्स को पॉइंट कंसीडर करते हैं फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। तो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी ना। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स का नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होता है, ऐसा होता है, हाँ। अट्रैक्टिव नेचर। ओके, और जी क्या है बताओ? ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो जब जब भी दो मासेस के बीच में फोर्स लगे और उसका ऑब्वियसली उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा,
इसका मतलब कि दीवार और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, अभी फिलहाल कर रहे हो, भले उसका इफेक्ट अप्रिसिएबल अमाउंट में नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा है, ठीक है। जैसे आप अपने बगल, आपके पास में सामने लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके और लैपटॉप के बीच में लगने वाला फोर्स इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो नहीं, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ऐसे 0.00000 बहुत बार जीरो, देन वन, बहुत छोटा है, इसको मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। ओके, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वेरी वीक होता है, वेरी वीक या वीकेस्ट बोलो, ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, सबसे छोटा फोर्स। ओके, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ बाकी तीन। इसके बाद तीसरा जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, बताओ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। हाँ, आपने पढ़ा होगा ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाँ, इनको? न्यूक्लियन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन था वो सराउंडिंग में मतलब ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, बन ठीक। जाता है। न्यूक्लियस के बाहर होता है वो। तो जो फोर्सेस न्यूक्लियस के बीच में होते हैं या न्यूक्लियस न्यूक्लियस बीच में लगते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। एन प्लस पी न्यूक्लियर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में क्या, अगर ये बंधे हुए हैं एक यहाँ देखो, जब भी एन प्लस पी लिखोगे तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक न्यूट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं और ढेर सारे न्यूट्रॉन होते हैं। आपने सुना होगा कि प्रोटॉन के बीच में चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज ढेर सारे हैं तो वापस में रिपेल करना चाहिए, फिर भी बंधे होते हैं, फिर भी आपस में बंधे होते हैं। इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह होती है, वो हम आगे न्यूक्लियन के पढ़ेंगे। साथ है वो। क्या बोल रहे हो आप? तो न्यूक्लियन में अंदर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ होते हैं वो। हाँ हाँ, देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स होता है, और ऑलमोस्ट इन सबका फोर्स मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का फोर्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फोर्स और प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, ये सब की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, हालांकि वो शायद आपके 9th ग्रेड में आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, आपने लास्ट में रेडियो एक्टिव डीके वगैरह पढ़ा था ना। हाँ, मैंने जहाँ तक मैंने देखा है सिलेबस में है ये, मैंने लास्ट ईयर फिजिक्स पढ़ाई थी आईजीएससी बोर्ड को, तो मुझे याद है, कोई बात नहीं। तो जो फोर्स न्यूक्लियस के बीच में होती है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाँ हाँ ओके, तो आपने ये नाम सुना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ हाँ, हाँ वाटर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाँ। आपने सुना होगा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें डेल्टा नेगेटिव होता है, हम्म और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे कंबाइन कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं ये ऐसे से। हाँ, वो नहीं सीखा। क्या हुआ? वो नहीं सीखा। कोई बात नहीं, आप सीखोगे ना, नहीं सीखा तो सीखोगे, केमिस्ट्री पे सीखोगे। आपने ये सुना है कि आइस की डेंसिटी जो होती है, वाटर की डेंसिटी जो होती है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी के बारे में कुछ डिस्कस किया है, एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर? पता है पर डिस्कस कभी नहीं किया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो तो हालांकि मैं फिजिक्स की बात करूंगा, केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना एक प्रकार का बहुत वीक फोर्स है, बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर इसके न्यूक्लियर के बीच में होता है, इसलिए वीक इसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आपने सुना होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये है एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है, देखो डायपोल यहाँ पर है, ये डायपोल है, तो इंटरेक्शन ही हो रहा है इनका। आपने सुना होगा वैन डर वाल फोर्स, नाम सुना है? हाँ ये जो फोर्सेस है ना, ये वैन डर वाल फोर्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, सब वीक न्यूक्लियर फोर्स में आते हैं, ये बहुत वीक होते हैं, ठीक है। हम्म हम्म ये बहुत वीक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन तो मासेस के बीच में लगते हैं ना, चार्ज होना कोई जरूरी नहीं है। ये फोर्सेस तभी लगते हैं, देखो यहाँ चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इनकी इनकी वजह से आपस में हो रहा है, मतलब कि चार्ज सेपरेशन, चार्ज डिस्पर्जन होता है एक्चुअली, ठीक है। चलो, हाँ अब देखो दुनिया में आप कोई भी फोर्स सोचो, दुनिया में कोई भी टाइप का फोर्स सोचो, वो फोर्स या तो ग्रेविटेशन होगा, या तो न्यूक्लियर होगा वीक या स्ट्रॉन्ग, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। अब कोई फोर्स सोचो और इन तीनों में फॉल अगर कर जाए तो अच्छी बात है, और ना फॉल करे तो वो इसमें यहाँ पक्का फॉल करेगा। फर्स्ट टाइप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, टेंशन, नाम सुना आपने टेंशन? हम्म
जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे पड़ी हुई है फालतू, ठीक है? हाँ अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे मास से, ये टॉर्क हो जाएगी, क्या हो जाएगी? शॉर्ट टॉर्क, हो जाएगी। हाँ ऐसे। हाँ अब यहाँ पे टेंशन आ गया, क्या आ गया? टेंशन, टेंशन। रस्सी में टेंशन आ गया। अभी ये टेंशन एक फोर्स ही है एक तरह का। टेंशन क्या है? फोर्स है। और टेंशन जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस मतलब दो एटॉमिक लेवल पे उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से ये फोर्स डेवलप होता है, ठीक है? तो जो टेंशन है, ये जो रस्सी है, इनके मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में जो तनाव पैदा होगा, उसकी वजह से फोर्स आएगा, उसको टेंशन बोलेंगे। मान लो अगर मैं कोई ब्लॉक ऐसे रख दूं जमीन पे, हाँ ऐसे रखिए, मास है, तो आपने सुना होगा अगर रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लगता है mg और इस ब्लॉक के ऊपर लगता है नॉर्मल, सुना है? हाँ। अगर नहीं सुना मैं पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। नहीं नॉर्मल सब। फोर्स, अच्छा सुना है? ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये फोर्स ना ही वीक न्यूक्लियर है, ना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो बचा वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आता है, ठीक है? तो दुनिया में चार तरह फोर्स होते हैं, कोई फोर्स सोचो। जैसे मैं बोलूं, अभी मैंने इस रिमोट को पकड़ रखा है हाथ में अपने, इस रिमोट को हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है? अब मैं पूछूं कि बताओ मेरे हाथ के बीच में और इसके बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है? तो आप बोलोगे सर फोर्स लग रहा है, वो ऑब्वियस बात है, ये होल्ड किया है, इसका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर मेरे हाथ में फ्रिक्शन ना होता तो ये रुकता ही नहीं। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सा टाइप में आएगा? इन चारों में कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर इन चारों में जो फ्रिक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा। मतलब मेरे हाथ में, हाथ के सरफेस इसके सरफेस के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है? हम्म ओके, चार तरह के फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, चलो कोई नहीं, ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए जान लो आप। उसके बाद से इस पे बहुत क्वेश्चन उसमें कभी आते नहीं है, बस शुरुआत करनी है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो जानना जरूरी है। पहली बार जानना है, पहली बार जान लिया, उसके बाद हम डिस्कस बहुत बार इसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है? ओके, हाँ तो क्या हुआ? हाँ मतलब समझ आ गया। कुछ पूछ रहे हो क्या आप? नहीं नहीं। बिना कुछ पूछ रहा हो, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉ है बताओ? 3। तीन लॉ ना, तो हम तीनों लॉ को अलग अलग पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। और अब तक जैसा पढ़ा होगा, आज पढ़ने के बाद बिल्कुल अलग फील आएगी आपको, एकदम अलग। हाँ, आज कुछ नया सीखा, आज तीनों लॉ के बारे में। हालांकि तीनों लॉ आज नहीं पढ़ पाएंगे हम, आज हम फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ लेंगे, तीसरा लॉ तो मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है। चलो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और इट विल बी रेस्ट ऑन बी एट रेस्ट। इसका मतलब है अगर कोई ब्लॉक ऐसे मान लो है मेरे पास, ठीक, शुरू में मान लो ये रुका हुआ है, या फिर कोई दूसरा ब्लॉक है और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है? हम्म हम्म तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक हाँ ये ब्लॉक या तो रुका रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है? जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा ये मूव नहीं कर सकता। तो ये देखो, ये तो कॉमन सेंस आप लोग को लगेगा कि जब तक बाहर से कोई एफर्ट ना लगाए सर मैं पढ़ने नहीं बैठता। हम्म हालांकि ये आपके केस में वैलिड नहीं है, आमतौर पे सारे बच्चों में वैलिड हो जाता है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। आप तो अच्छे बच्चे हो, चलो। ए, अब आपको जब पता है? हाँ? नहीं, एग्जाम के टाइम में पढ़ना होता है, पर उसके बाद मतलब अगर बीच में दोस्त कॉल कर देना तो मैं खेल जाता हूँ ऐसे। तो अब देखो, आप खेलने नहीं जाते जब तक आपका दोस्त कॉल नहीं करता, समझ लो। उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपके ऊपर कि आ जाओ खेलते हैं, हाँ यू विल नॉट, यू विल नॉट प्ले अनटिल अनलेस यू गॉट कॉल। आप खेलने, आप नहीं खेलोगे तब जब तक आपको कॉल ना आ जाए। हम्म चलो हम बात करते हैं फिजिक्स पे। तो अगर कोई, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन से कर रही है। क्योंकि कोई बॉडी, देखो हम पिछले चैप्टर में एक्सेलरेशन के बारे में बात कर चुके हैं
किसी बॉडी की वेलोसिटी को बदलने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड बदल दो या उसका डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। अगर डायरेक्शन बदल दोगे तो भी वेलोसिटी बदल गई, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। वेक्टर है। और वेक्टर क्वांटिटी में दो होती हैं, मतलब दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपने मैग्नीट्यूड बदल दिया तो भी क्वांटिटी बदल गई, आपने डायरेक्शन बदल दिया तो भी क्वांटिटी बदल गई। इसका मतलब आपने दोनों में से एक भी छेड़ा तो क्वांटिटी बदल जाएगी। तो चाहे तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो भी एक इसकी स्टेट चेंज हो गया, या फिर मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी तो भी इसका स्टेट चेंज हो गया। कहने मतलब है कि फर्स्ट लॉ ये बोलता है इसका स्टेट तभी चेंज होगा जब तक इस पे बाहर से कोई नेट फोर्स ना लगे, फोर्स नहीं, नेट फोर्स ना लगे। अगर फोर्स लग रहा है लेकिन उसका नेट जीरो हुआ तो भी इसका स्टेट चेंज होगा। और स्टेट दो हो सकते हैं, या तो मोशन में है, या तो मोशन में है, ठीक है, ये देखो मोशन में है या तो रेस्ट पर है, दो स्टेट हो सकते हैं। दोनों स्टेट तभी चेंज होंगी जब तक बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे। मान लो एक बॉडी मैंने बनाई ऐसे, ठीक है, अब यहाँ से मैंने फोर्स लगाया लेट्स से इधर से 100 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगाया लेट्स से 100 न्यूटन का। अब देखो आपने, आप बोलोगे सर आपने बोला जब तक बाहर से फोर्स ना लगे बॉडी मूव नहीं करेगी। देखो ये दोनों फोर्स बाहर से लगी हुई है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल बाहर से लगी हुई है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? आप बताओ। नहीं मूव करेगी। हाँ, नहीं मूव करेगी। नहीं मूव करेगी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट नेट जो आएगा जीरो आएगा। तो नेट फोर्स जीरो अगर है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी तभी मूव कर सकती है, या फिर बॉडी का स्टेट तभी चेंज होगा, यानी कि रुकी है मूव करेगी, और मूव कर रही है तो स्पीड इसकी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन तब बदल सकती है जब तक इस पे नेट फोर्स नॉन जीरो ना लगे। नॉन जीरो मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग with constant velocity, it will keep on moving with the same velocity. It will keep on moving with the same velocity or be at rest, मतलब रुकी रहेगी until and unless there is net external force applied, ठीक है। जब तक उसे बाहर से कोई नेट फोर्स ना लगे, ओके। जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मूव नहीं करेगी, ओके। ये फर्स्ट लॉ नहीं है कि जब तक बॉडी पे बाहर से कोई नेट फोर्स ना लगे उसकी स्टेट नहीं बदल सकती। स्टेट दो हो सकते हैं, या तो रुकी हुई है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है। अगर रुकी हुई है तो मूव रुकी रहेगी जब तक इस पे नेट फोर्स ना लग जाए। अब मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी सेम वेलोसिटी से, इसकी स्पीड भी नहीं बदलेगी, इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी जब तक इस पे कोई बाहर से नेट फोर्स ना लगे, ठीक है। हाँ। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं एक वर्ड आपने सुना होगा, इनर्शिया। सुना है? हाँ। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बताओ। इनर्शिया आप डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं पता पर हाँ, कोई नहीं, आप जो जानते हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बेझिझक बोलो जो जो आपको लगता हो। बॉडी पे जो फोर्स होता है वो। बॉडी में जो फोर्स है वो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ मैं समझाता हूँ आपको। मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, 100 kg का, और एक ब्लॉक है 10 kg का, ठीक। ये ऐसे जमीन पे रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है। तो आपको क्या लगता है किसको किसको आपको डिस्प्लेस करना आसान होगा आपके लिए? हाँ 10 kg वाला। 10 kg वाला को। अगर आपने बोला कि सर मेरे लिए 10 kg को डिस्प्लेस करना आसान होगा, इसका मतलब 10 kg वाले का स्टेट चेंज करना आसान है। इसका मतलब यह है कि 100 kg वाला आपने कोशिश किया स्टेट चेंज करने का, उसको ज्यादा अपोज करेगा। ध्यान सुना, इसका मतलब है कि आपने जो एफर्ट लगाया, जब आपने कोशिश करी उसके स्टेट को बदलने का 100 kg वाले को, इसकी उसको 100 kg वाले ने ज्यादा अपोज किया, बोला नहीं मैं नहीं हूँ, मैं आपको अपना स्टेट चेंज नहीं करने दूंगा। किसने बोला? 100 kg ने। और 10 kg उतने इंटेंसिटी नहीं बोल पाएगा, लेकिन ये भी चाहेगा कि मैं जैसा हूँ वैसे बना रहूं, लेकिन ये बिल्कुल आपको बोलेगा नहीं मैं तो नहीं हिलना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये सब तब पॉसिबल है जहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो थोड़ा कर दोगे डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो फ्रिक्शन भी है, ठीक है। अच्छा,
तो इनर्शिया पहले डेफिनेशन में समझाता हूँ, फिर उसको डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पे बात करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। चलो, तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट अपोजेस एनी चेंजेस इन इट इन इट्स स्टेट। इसका मतलब है कि इनर्शिया जो है बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर होने वाले, अपने खुद के स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करती है। समझ रहे हो? तो इनर्शिया वैसे ही है, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं और आप हैं, और मतलब समझे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, जानते हो ऑनेस्टी? हाँ हाँ जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी है ना, अगर आप बहुत ऑनेस्ट हो और आप किसी ऑफिस से काम कर रहे हो, तो आपको अगर कोई रिश्वत देने आए, तो क्या लगता है, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो आप रिश्वत नहीं लोगे? हाँ। नहीं लूंगा। हाँ अगर मान लो आप बहुत ऑनेस्ट हो, आपने नहीं लिया रिश्वत, और मान लो आपकी जगह मैं हूँ, सर अपने आप को डिसऑनेस्ट बोलोगे कोई बात नहीं, मैं मान लो आपकी जगह हूँ, मैं भी ऑनेस्ट हूँ लेकिन उतना ऑनेस्ट नहीं हूँ। लेट्स से आपने मुझे, किसी ने ऑफर किया 1 लाख रुपए ब्राइब, ठीक है, किसी ने घुस दिया, मैं बोलूंगा नहीं यार 1 लाख रुपए के लिए अब क्या बेईमानी करना, ठीक है, इतने पैसे तुम खुद कमा लेंगे मेहनत करके, क्या इतने, किसी ने सीधे 1 करोड़ ऑफर कर दिया हाँ तो फिर मेरी ईमानदारी डिसबैलेंस हो सकती है ना। संभावना है कि ठीक है, अब तो लोग तो कमा ही रहे हैं, मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा, अपने दिमाग को ऐसे सिग्नल दूंगा और मैं ले लूंगा। तो मेरे अंदर कोई तो था जिसने मुझे शुरू में वो पैसे लेने से रोका। ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी ने मुझे वो पैसे लेने से रोका। तो जो ऑनेस्टी है ना, वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। ऐसे समझो मास की जो प्रॉपर्टी है ना, इनर्शिया, उसकी ऑनेस्टी है, उसकी ऑनेस्टी है कि मास क्या क्या हुआ। हाँ 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 आप सोचोगे सर ये क्या रिलेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बस, आप सब समझ जाओगे, देखना आप बस 5 मिनट रुको, देखो टॉपिक एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि मेरे अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैंने मेरे तरफ आने वाले घुस जो पैसे दे रहे थे, मुझे खिला रहे थे, मैंने उसको अपोज किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही इनर्शिया भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, कहती नहीं, जो आपने मेरे अंदर अपोज कर रहे हो मैं उसका अपोज करूंगी, आप जो मेरे अंदर चेंज ला रहे हो मैं उसको नहीं होने दूंगी, नहीं करने दूंगी, वो अपोज करेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप 10 kg को डिस्प्लेस करना चाहते हो और 100 kg का चाहते हो, तो 10 वाले की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो उतना ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगी जितना 100 वाला कर पाएगी। इसका मतलब ये ज्यादा ईमानदार है। समझ रहे हो? ये आप हो, ये मैं हूँ ओके, हाँ ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट। अच्छा, अच्छा एक बात बोलूं मैं, एक बात बताओ, क्या मैं ईमानदारी को नाप सकता हूँ, क्वांटिफाई कर सकता हूँ? कैन आई टेल यू दैट हाउ नहीं ऑनेस्ट आई एम? नाप सकता हूँ मैं? नहीं नहीं। ऐसा नहीं कहोगे सर आप तो 5 किलो ईमानदार हो, मैं तो 10 किलो ईमानदार हूँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता ना, मतलब ईमानदारी जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए नहीं नाप सकते, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं नाप सकते, उसको सिर्फ तुलना कर सकते हो। इसकी आप बोलोगे कि एग्जाम्पल तरह एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो कि जो, मान लो 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, एक कोई ऐसा आदमी है जिसने चोरी किया है, सजा मिला है, ठीक है, और एक मान लो आप हो, आप नहीं, मैं हूँ, दोनों में से पूछा जाए कि बताओ कौन ईमानदार होगा, तो हो सकता है कि दोनों में से कौन है मुझे आपको नहीं पता, फिर भी एक जनरल परसेप्शन बोलोगे कि जो मेरे आकाश सर है वो ईमानदार है, चोर जो है बेईमान हो सकता है, ऐसा बोलोगे आप। लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन कितना ईमानदार है, वो 5 लीटर है, 5 किलो है, 5 मीटर है, मैं 5 किलोमीटर हूँ, ऐसा कुछ क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे। बस कंपेयर करोगे कि मैं ज्यादा ईमानदार हूँ, वो कम ईमानदार है, तुलना ही करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, क्वांटिटेटिव नहीं करोगे। समझ रहे हो? हाँ ऐसे इनर्शिया भी है। इनर्शिया एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी नहीं बता सकते आप। तो मैं एक बात लिख रहा हूँ, इनर्शिया जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज क्वालिटेटिव हाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ज्यादा मास था, ज्यादा इनर्शिया, कम मास था, कम इनर्शिया, अगर मैं 100 की जगह 1000 kg कर दिया, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है, 1000 kg के अंदर ज्यादा इनर्शिया, 1000 kg बना दिया। अब बताओ, अब यहाँ पे मान लो मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, इसके इनर्शिया को I3 बोल रहा हूँ, तो ऑर्डर क्या बोलोगे आप? ऑर्डर बोलोगे सर I3 इज ग्रेटर देन I2 देन I1, क्यों बोलोगे? हाँ कितना है ये नहीं बता सकते, बस तुलना कर सकते हो, ठीक है, हाँ कितना है। और आपने तुलना भी कैसे किया? मास को देखकर तुलना कैसे किया?
मास को, आपने बोला ज्यादा मास है ज्यादा इनर्शिया, ऐसा कुछ बोला ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ ओके, ठीक है, तो हाँ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बताओ कुछ कुछ इनर्शिया के बारे में कुछ आइडिया हुआ? हाँ, हाँ इनर्शिया के बारे में कुछ पता लगा कि नहीं? हाँ 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 इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है, ठीक। ये मास पे डिपेंड करती है, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटी नहीं बता सकते हैं, मतलब इनर्शिया कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनर्शिया की कोई रूल नहीं होती, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ओके। तो देखो इनर्शिया जो तीन तरह की होती है, पहला बताओ, पढ़ा है कुछ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हाँ दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम बारी बारी तीनों डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि मान लो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है, ठीक है, तो इसकी चाहत है कि मैं रुकी रहूं। कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो इसका इच्छा है कि अगर रुकी हूं तो रुकी रहूं। हर बॉडी चाहती है कि अपने स्टेट को बनाए रखूं। मतलब मैं अगर ठंडी का मौसम है, रजाई के अंदर सोया हूं, तो मैं चाहूंगा रजाई से बाहर ना आऊं। मुझे कोई हाँ कितना बुलाए, मेरी अंदर इच्छा है कि यार इतनी ठंडी रजाई क्यों बुला रहा है बाहर से। इसका मतलब मेरे अंदर एक इनर्शियल प्रॉपर्टी आ गई है कि मैं जैसा हूं वैसे बने रहना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप को चाहती है कि रुकी हुई हो, यानी उसके अंदर रुकी होने की चाहत है। और ये चाहत जिस वजह से आई है, जिस वजह से ये चाहती है कि मैं रुकी हुई हूँ, या फिर कोई इसको मोशन लाने की कोशिश करेगा तो वो उसको अपोज करेगी, जिस वजह से करेगी, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। हाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट, अगर रुकी हुई है, इट विल हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगर रुकी हुई है तो चाहेगी कि रुकी ही रहे, जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये मूव ही नहीं करेगी अपने आप से। ये अपनी इसी खुद की इच्छा है कि मैं अपने इनिशियल स्टेट को बनाए मेंटेन रखूं। क्या है इसके अंदर, क्यों क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके, समझ गए आप? इसका एग्जांपल और देखो आप, जैसे एग्जांपल क्या है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल। क्या है? बाइक है। हाँ, तो मुझे तो ऐसे मतलब डियर जैसा लग रहा है जो पहिए पे वैसे। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप चला लो, बाइक है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये आपके फादर है, हाँ ठीक, और पीछे ऑब्वियसली आप बैठे हो तेजोम। हाँ अब वो क्या होगा, अगर सुबह सुबह का वक्त है, स्कूल का टाइम हो गया है, ठीक है, पापा बोले जल्दी आओ बैठो स्कूटी पे, मतलब बाइक पे, स्कूल छोड़ाता हूँ, ठीक, आप हाँ बैठ गए। आपके पापा ने अगर आउट ऑफ सडन क्लच छोड़ा, गियर मतलब एक्सीलेटर लिया और क्लच छोड़ा, तो क्या होता है, आपकी बॉडी से पीछे जाती है कि नहीं? हाँ अगर ऑल ऑफ सडन छोड़ा, अगर आराम से छोड़ा तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर अचानक छोड़ा तो आप बहुत बार नोटिस किए, आप ऐसे पीछे गए होगे। ऐसा क्यों हुआ? सोचो ऐसा क्यों हुआ? अब ध्यान सुनो, ऐसा क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ। देखो, आपके बॉडी के दो, क्या बोला? इनर्शिया के मतलब हाँ, रीजन। ऑब्वियसली इनर्शिया पढ़ा रहा होगा, इनर्शिया वजह से ही होगा। तो देखो, अब ऐसा क्यों हुआ सुनो, आपके बॉडी के दो पोर्शन है, मान लो एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट, ठीक। लोअर पार्ट आपका बॉडी का बाइक के साथ अटैच्ड है और अपर पार्ट ऊपर है, ठीक है। तो आपकी अगर बॉडी बाइक चली तो अपर पार्ट जो बॉडी के साथ अटैच्ड है वो भी बाइक के साथ आगे बढ़ेगी, वो भी बाइक के साथ आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो कि सॉरी, क्या बोला मैंने, अपर पार्ट, जो लोअर पार्ट है वो बाइक के साथ अटैच्ड है, वो बाइक के साथ आगे जाएगी। लेकिन जो अपर पार्ट है वो पहले शुरू में रुकी हुई थी, शुरू में रुकी हुई थी, तो वो चाहेगी बाद में भी रुकी रहे, इसीलिए वो आगे बढ़ती नहीं है, वो वहीं रहती है। एक्चुअली आप पीछे नहीं जाते हो, आप वहीं हो, बल्कि आपका लोअर पार्ट आगे चला गया। आपका ये जो अपर पार्ट है, ये वाला पोर्सन, ये वाला पोर्सन, हाँ ये वहीं रह गया। ये इसकी टेंडेंसी वहीं बने, वहीं रुको, मतलब वहां से आगे नहीं बढ़ो। और जो लोअर पार्ट है वो आगे बढ़ गया।
अगर लोअर पार्ट आगे बढ़ गया, अपर पार्ट को ऐसा लगेगा कि वो पीछे चला गया। ये पहले रुका हुआ था अपर पार्ट, अब बाद में भी रुका रहेगा, चाहेगा रुका रहे, रुका नहीं रहेगा, लेकिन उसकी चाहत क्या है? चाहत उसकी है कि रुकी रहे। लेकिन अभी बाइक चलाई और सडन छोड़ी, तो क्लच छोड़ा, आप आगे बढ़ गए, लेकिन वो चाहती नहीं है ना साथ में जाना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब वो चाहती है कि रुकी रहे। एज अ रिजल्ट ये बॉडी आगे बढ़ गया और ये ऐसा लगता है कि पीछे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। एक्चुअली हमारा बॉडी पीछे नहीं जाता, हमारा अपर पार्ट आगे जाता है, रियल में ये होता है। नहीं, अपर पार्ट नीचे वाला पार्ट ना आकर जाता है ना। हाँ सॉरी, अपर पार्ट मतलब लोअर पार्ट, ओके। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आप फोकस करके सुनो बस, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ आया आपको? हाँ। ओके, तो अगला हम शुरू करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है, मोशन की बात हो गई है, इसका मतलब है कि सर आप समझ रहे हो कि सर आप ये बताने वाले हो कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है पहले से v वेलोसिटी से, तो ये इसकी अगर मूव कर रही है तो इसकी चाहत है कि अपने स्टेट को बनाए रखना। अगर स्टेट को बनाए रखना है, इसका मतलब ये चाहत है कि मूव करे, मूव करती रहे। समझ रहे हो? अगर ये मूव कर रही है तो चाहेगी कि ये मूव करती रहे। और ये ऐसी चाहत इसके अंदर क्यों आ रही? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। टू बी मोर प्रिसाइज, ये इनर्शिया उसको मोशन में बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ। इफ एनी बॉडी, इफ दिस बॉडी लिखता हूं, दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, सम स्पीड, ठीक, सो इट विल कीप ऑन, इट वांट टू कीप ऑन, ठीक है, इट वांट्स टू, इट वांट्स टू कीप ऑन मूविंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से चाहती है मूव करती रहे, ठीक, ओके। हाँ। इसका मैं एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाता हूँ, ये आपने जरूर अपने जीवन में महसूस किया होगा, बाकी एग्जांपल आप करो चाहे ना करो। मान लो छुट्टी का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ बस, ये क्या बना रहा हूँ, बस, ठीक है, बस हाँ। ओके। ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे नहीं, एक्चुअली राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सीट्स बने हैं ना, 2D फिगर में बनाना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। चलो, चलो, ओके, ये ड्राइवर बैठा है यहाँ पे ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये छुट्टी होती थी तो आपने ऐसा देखा होगा कि जो कंडक्टर होता है ना, पहले गर्ल्स को बोलता था बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सब बैठाते थे, और छोटे बच्चे बैठाता था। और जब सीट भर जाती थी ना, तो जो बड़े बच्चे होते थे ना, उनको बोलता था कि बेटा हैंडल पकड़ खड़े हो जाओ। ऐसा देखा है? हाँ। ऐसा होता था ना कि वो बोलता था बेटा हैंडल पकड़ खड़े हो जाओ। तो क्या करता था कि हैंडल पकड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है, मान लो खड़े हो गए, अब बस चल रही है, बस जो है चल रही है, बस चल रही है, ठीक। ऑल ऑफ सडन मान लो यहाँ कोई खड़ा है, हैंडल पकड़ खड़ा है, ठीक है। अब ऑल ऑफ सडन मान लो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। हाँ। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, बताओ? पीछे जाएंगे सब लोग। अच्छा आप सोचो, ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आगे की तरफ गिरते हो, हाँ? आपने मूवीज वगैरह देखी है कि नहीं, जिसमें हीरो हीरोइन बैठी होती है, हीरो जानबूझ के ब्रेक लगाता है, ऐसे हीरोइन जाके इससे चिपक जाती है उससे। मूवी देखी नहीं है? नहीं, अच्छा मूवीज देखते नहीं आप? ज्यादा नहीं देखता, नहीं सर। ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, अभी पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, मूवीज भी देखते रहोगे, जीवन बचा है पूरा देखने को, नहीं कभी कभी इंटरटेनमेंट कर लेनी चाहिए। तो सुनो, जब आप जैसे ऐसे बस बस बैठो और बस का कंडक्टर या ड्राइवर, कंडक्टर नहीं ड्राइवर, अचानक ब्रेक लगाएगा, तो आपकी बॉडी जो है ना आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, ऐसा लगेगा कि आप ऐसे जाके गिरने वाले हो। अरे भाई ऐसे क्यों नहीं सोचा कि आपने, सोचो खुद इमेजिन करो आप। हाँ, हाँ। मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ, आप पीछे बैठे हो, मैं बहुत तेज चला रहा हूँ, अचानक ब्रेक लगा दूं, तो क्या वैसे मेरी तो झुकोगे नहीं? हाँ। वही बात है ये। तो देखो, अब ऐसा हुआ क्यों, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड। जवाब है ऑब्वियस सी बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम क्योंकि टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं, तो देखो डिस्कस हम समझते हैं इसको। देखो आपके बॉडी के अगेन दो पार्ट है, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। लोअर पार्ट जो है बस के साथ अटैच्ड है, बस के साथ अटैच्ड है, अपर पार्ट ऊपर है। तो जैसे ही बस
लगातार से मूव कर रही थी, तो बॉडी भी आपके साथ में मूव कर रहा था, यानी बस के साथ वेलोसिटी थी, सेम वेलोसिटी आपकी बॉडी की भी थी ना? हाँ। जिस वेलोसिटी से बस आगे बढ़ रहा था, उसी वेलोसिटी से बस आपकी बॉडी भी आगे बढ़ रही थी। ऑब्वियस सी बात है, सेम वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन जैसे ही बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो यानी बस के ब्रेक लगाने से क्या होगा कि बस रुकेगी, स्पीड कम होगी या रुकेगी, मान लो रुकेगी। तो बस रुकेगी, तो आपका बॉडी का लोअर पार्ट बट बस के साथ अटैच्ड है, तो आपका बॉडी का लोअर पार्ट भी रुकेगा। लेकिन जो अपर पार्ट है, बॉडी का अपर पार्ट है, उसके साथ एक नेचुरल टेंडेंसी थी मोशन वाली। वो चाहती है मोशन में थी, तो मोशन में बनी रहे। सुनो ध्यान से, वो चाहती है मोशन में थी, तो मोशन में बनी रहे, और लोअर पार्ट बस के साथ रुक रही है और अपर पार्ट मूव कर रही है। इसी वजह से आपका अपर पार्ट आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो मोशन में थी। उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी इच्छा यही है कि अगर मोशन में थी तो अपने आप को मोशन में बनाए रखे, और लोअर पार्ट तो बस के साथ अटैच्ड है, अगर बस रुका तो लोअर पार्ट रुकेगा, लेकिन अपर पार्ट आगे की तरफ झुक जाएगा। हम्म। कुछ नहीं आया, आया समझ में? समझ आया, समझ आया।